Hello learners, welcome back to my channel Hafsha's Bright Classes. How are you learners? Hopefully all is well. देखिए हमने कुछ फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस किए थे और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और प्लीज़ जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं विदाउट आपके लिए बहुत टाइम निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा क्या है कि जो मेरा स्केड्यूल है वो इतना इजी नहीं है, तो फिर भी मुझे यह है कि टाइम भी निकालना है और चीज़ों को कंटिन्यू भी करना है और आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, हम एक सीक्वेंस में प्रॉपर वे में नॉर्मल से तरीके से करेंगे कि सिंपल वे में हमारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती जाएं और हम उन्हें स्टार्ट करें। ठीक है, और जैसे भी आप सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स के ऐड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है हफ्शास ब्राइट क्लासेस के नाम से, आप उस पर ऐड हो जाइए और जो भी हमारे बीच में बातचीत होगी तो जो भी टॉपिक्स की मुझे कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगी तो मैं उनको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो भैया हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट वीडियो में और कुछ ही समथिंग रह गए थे, तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियोस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स मीन अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है बैलेंस शीट, चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, ऑल द अबाव, उपर्युक्त सभी। कि जो अंतिम खाते होते हैं ना, उसमें हमारी ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अंतिम खाते तथा विवरण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। If sales are ₹6,000, gross profit is 1/3 on cost. Purchase are ₹4,900 and the closing stock is ₹900. The opening stock will be, यदि विक्रय 6,000 रुपये है, सकल लाभ लागत का 1/3 हो, क्रय 4,900 रुपये है और अंतिम रहतिया 900 रुपये हो तो प्रारंभिक रहतिया होगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, माना लागत कितनी है 100, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस हम कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमारा यही सोल्यूशन था कि हमें जब लागत नहीं पता होती है तो हम उसे 100 मान लेते हैं। 100 से हमें और चीज़ें निकालने में हेल्प मिल जाती है। जैसे लाभ है तो प्रॉफिट हमारा 1/3 हो जाएगा 33.33। फिर सेल्स होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे 133.33 आ जाएगा। अब मानो कि हमारे प्रॉफिट था 6,000, ठीक है, तो 33.33 अपॉन 133.33 1500 आ जाएगा हमारा। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पर टू ओपनिंग बैलेंस हमारा 500, ठीक, बाय सेल 6,000, क्लोजिंग स्टॉक 900, टू परचेजेस 4,900, तो 6,900 6,000, ठीक है, 4,900। हमने ये चीज़ें जो हमारे पास गिवन थी क्वेश्चंस में वो रख दी, तो हमारा ये 1,500 आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का। ओपनिंग स्टॉक की राशि क्या है? 500 है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के भाग 1 में निर्धारित प्रारूप का अनुपालन प्रत्येक कंपनी में किसकी सत्यानुचित स्थिति दर्शन के लिए करना चाहिए? लाभ हानि खाता की, लाभों के समायोजन की, व्यवसाय की स्थिति की, उपर्युक्त सभी की। निर्धारित रूप का 1956 की अनुसूची 6 के भाग तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी में किसकी सत्य स्थिति, स्थिति किसकी होती है? व्यवसाय की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सी हमारा ऑप्शन ठीक होगा। वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि व्यवसाय की सही
एवं उचित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के भाग 4 की अनुसूची 1 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पश्चात कंपनी का आर्थिक चिट्ठा अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार तैयार किया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आप शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको अभी इस वीडियो को। ओके, और जो भी यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम्स लिख दीजिए और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि सकल लाभ बिक्री का 25% है और बिक्री माल की लागत 1 लाख रुपये, तो सकल लाभ की रकम। इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ द सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ ₹1 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। सकल लाभ की रकम, बिक्री के माल की लागत, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सकल लाभ की दर 100 माइनस सकल लाभ की दर, ये फॉर्मूला है इसका। तो 101 लाख हो जाएगा इंटू 25, 100 माइनस 25, 33,333.33 रुपये। Which of the following section of the Companies Act 1956 require the maintenance of proper books of accounts? कंपनी अधिनियम 1956 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है? 1956 की कौन सी धारा के अंदर हमें जो अकाउंट की बुक्स हैं वो मेंटेन करना आवश्यक है? तो यहाँ पर सेक्शन 211, सेक्शन 205, सेक्शन 209, सेक्शन 217। सही ऑप्शन है हमारा 209। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अंतर्गत कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। इसके अनुसार एक कंपनी को धारा 128 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। सभी रोकड़ प्राप्तियाँ, रोकड़ विक्रय, रोकड़ भुगतान हेतु, माल के क्रय एवं विक्रय हेतु, ठीक है, संपत्तियों दायित्वों के लेखन हेतु। जी, टोटल एसेट्स टर्नओवर फॉर नेट प्रॉफिट फॉर कुल संपत्ति 50,000। द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी, नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स, अमाउंट ऑफ सेल्स इक्वल हो जाएगा टोटल एसेट्स इंटू टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। 50,000 से मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 2 लाख हमारा आ जाएगा अमाउंट। नेट प्रॉफिट के लिए विक्रय की रकम, शुद्ध लाभ का प्रतिशत। नेट प्रॉफिट विक्रय की जो रकम है वो 2 लाख हो जाएगी, शुद्ध लाभ का प्रतिशत है 10/100, 10%। तो 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो सी करेक्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। If net loss is ₹5,000, general expenses are ₹14,500, sales amount to ₹25,000, the gross profit will be। यदि शुद्ध हानि है 5,000 रुपये, सामान्य व्यय है 14,500, विक्रय की लागत है 25,000 रुपये, तो सकल लाभ होगा 430। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, तो इसका हमें बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे आपका नेट लॉस। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे 14,500, नेट लॉस आ जाएगा 5,000, 9,500 हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन हम कर ही रहे थे।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इक्वल हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, सिंपल। विक्रय माल की लागत की गणना का सही सूत्र इस प्रकार है, अतः सूत्र के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल हो जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? ओके। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स should be shown in the balance sheet of a company under the heading of। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न शीर्षक के अंतर्गत। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस संचय वाधिक्य, प्रोविजंस प्रावधान, करंट लायबिलिटीज़ चालू दायित्व, मिसलेनियस आइटम्स विभिन्न मद। तो यहाँ पर एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर, तो क्या है अयाचित लाभांश को किसमें चालू दायित्व शीर्षक करंट लायबिलिटीज़ जो होती हैं उस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतया या अंशतः निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है। ख्याति गुडविल अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतया अंशतः या तो फुली या पार्शली, ठीक है, फुली या पार्टली जो भी हम कैसे राइटिंग ऑफ कर सकते हैं। तो गुडविल में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, ऑल ऑफ द अबव में, ये सब में। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। हम इसे प्रारंभिक व्यय में अपलिखित कर सकते हैं। स्कंद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, तो इसकी समरी देख लीजिए आप। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतया अंशतः प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। स्कंद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। गुड्स इन द हैंड्स ऑफ एन एजेंट, एजेंट के पास माल, गुड्स आउट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, अनुमोदन है तो भेजा गया माल, मतलब इस स्टॉक में नहीं इंक्लूड होगा। स्टॉक डज नॉट इंक्लूड गुड्स इन द हैंड्स ऑफ एन एजेंट, गुड्स आउट ऑन अप्रूवल, ठीक है, और सेल रिटर्न, सेल हो या रिटर्न हो। गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, गुड्स मींट फॉर प्री सेल हाइपोथिकेटेड एज सिक्योरिटी, माल जिस पुणे विक्रय हेतु जिसे प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया। सबसे पहले तो क्या है कि एजेंट के पास माल, क्या वो स्टॉक में इंक्लूड नहीं है। अनुमोदन हेतु भेजा गया माल, क्या वो स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। माल जो बेचा जा चुका है परंतु क्रेता को सुपुर्द की जानी है, ठीक है। माल जिसे प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है, ठीक है, वो सिक्योरिटी के लिए है ओनली, और ये सेल या रिटर्न के लिए है। ए ऑप्शन में एजेंट के पास है, लेकिन जिसको हमने सेल आउट कर दिया, जो सोल्ड हो चुका है, तो वो क्या है इंक्लूड नहीं होगा स्टॉक में। जो माल बेचा जा चुका है परंतु क्रेता को सुपुर्दगी नहीं किया है तो स्टॉक में शामिल नहीं करता है। निम्नलिखित में किसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक व्यय दिखाया जाता है क्योंकि ये वे व्यय हैं होते हैं जो कंपनी की स्थापना के पूर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें एसेट साइड में दिखाते हैं। दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम्स, टोटल सेल्स 3 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4,000 more than the opening stock. The opening stock will be अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया के 4,000 अधिक है, प्रारंभिक रहतिया होगा।
तो यहाँ पर क्या है, रहतिया स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम है, टोटल सेल्स 3 लाख है, रहतिया आवर 6 बार, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम्स, टोटल सेल्स 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%, क्लोजिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया के 4000 अधिक है। तो सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 3 लाख का 20%, 60,000, नेट सेल्स शुद्ध बिक्री 3 में से 60 हम माइनस कर देंगे, 240 हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टॉक टर्नओवर नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, 240 अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल हो जाएगा 6, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर 6 दिया हुआ है। तो 240 अपॉन 6 40,000, एवरेज स्टॉक, टोटल स्टॉक हमारा 40,000 इंटू 2 80,000, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया से 4,000 रुपीज़ अधिक है, अतः अंतिम रहतिया 42,000 और प्रारंभिक रहतिया 38,000। कंपनी अधिनियम की किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं? सेक्शन 210, 210, सेक्शन 211, सेक्शन 212, सेक्शन 213। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अंतिम लेखे फाइनल अकाउंट्स को संचालित करते हैं। कंपनी वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129। अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, स्टॉक इज नॉर्मली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो, मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य पर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रतिस्थापना मूल्य पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुद्ध प्राप्य मूल्य पर। लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। तो अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का मूल्यांकन होता है कि जो कॉस्ट या मार्केट प्राइस है उसमें से जो भी कम होगा उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। अंतिम खाते के उद्देश्य से सामान्यतः रहतिया के मूल्यांकन बाजार लागत व बाजार मूल्य में जो भी कम हो पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्वदत्त बीमा, शेयर प्रीमियम, अंश प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग वेजेस अदत्त मजदूरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अदत्त वेतन। ए, पूर्वदत्त बीमा का समायोजन प्रॉफिट लॉस में डेबिट पक्ष में घटाकर दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पक्ष में घटाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखते हैं किसको? प्रीपेड इंश्योरेंस को। शेड्यूल 6 गिवन इन कंपनीज एक्ट रिलेट्स टू, कंपनी अधिनियम की सूची 6 संबंधित है। स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा कंपनी अधिनियम की सूची 6 स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट से संबंधित है। अनुसूची 6 में आर्थिक चिट्ठे के विवरण और स्पष्टीकरण बताए गए हैं जिनके आधार पर तुलन पत्र का प्रारूप बनाए जाते हैं। वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुसूची 3 में आर्थिक चिट्ठे के विवरण और स्पष्टीकरण का विवरण है। द बैलेंस शीट इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस इन ट्रांसफर टू, संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। सामान्य संचय खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश पूंजी खाते में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। जनरल रिजर्व अकाउंट, द बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ठीक है, तो इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के पश्चात पूंजी कटौती खाते का शेष
क्रेडिट शेष बचता है तो इसे पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन द benefit of which is likely to last for 3 years is a विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगम व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आस्थगित आगत व्यय, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर संभाव्य व्यय। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आस्थगित आगम व्यय। विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। विज्ञापन अभियान पर किया गया बड़ा व्यय आस्थगित व्यय माना जाता है जो धीरे धीरे लाभांश से अपलिखित किया जाता है। Assertion in preparing final accounts. If closing stock is given in the trial balance, it is shown only in the balance sheet. Reason: any item appearing in the trial balance is stated only at one's place, either in example either in the trading and profit and loss account or in the balance sheet. Now select the correct answer. तो यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, अंतिम खाता बनाते समय यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो इसे केवल चिट्ठे में ही दिखाया जाएगा। कारण, तलपट में दर्शाई गई किसी भी मद को केवल एक स्थान पर दर्शाया जाता है यथा व्यापार एवं लाभ हानि खाते या चिट्ठे में। तो यहाँ पर क्या है, ए और आर, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not a correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो यहाँ पर क्या है कि both A and R are true. अंतिम खाता बनाते समय यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो इसे केवल चिट्ठे में ही दिखाया जाता है। क्लोजिंग अकाउंट, ठीक है, अंतिम खाता क्लोजिंग अकाउंट बनाते समय यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो इसे चिट्ठे में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तलपट में दर्शाई गई किसी भी मद को केवल एक स्थान पर दर्शाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई गई कोई भी आइटम है उसे केवल एक स्थान पर दिखाया जाता है, जैसे व्यापार एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अंतिम खाता बनाते समय यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखलाते हैं तथा तलपट में दर्शाई गई किसी भी मद को एक स्थान पर दर्शाया जाता है या व्यापार एवं लाभ हानि खाते में या चिट्ठे में। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टॉक 14,000 का, डेप्टर्स 20,000, क्रेडिटर 30,000, स्टॉक टर्नओवर 5 times, creditor collection period 73 days, administrative expenses 20% of sales, all sales are made on credit, the net profit will be बिक्री की माल की लागत, cost of goods sold 14,000 into 5 क्योंकि टर्नओवर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 70,000 आ जाएगा। उधार बिक्री क्रेडिट सेल्स 20,000 into 5 1 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 1 lakhs इंटू माइनस 70,000। प्रॉफिट निकालना है हमें तो 1 लाख से टोटल, ठीक है, क्रेडिट सेल्स हमारी 1 lakhs आ गई और हमने उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे 1 lakhs इंटू 20%, क्योंकि 20% इन्होंने क्या कहा है, बिक्री इतनी की जाती है तो 20%, 20,000। फिर यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे तो 10,000 हमारा आंसर आएगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 31 दिसंबर 2004 को एक फर्म की संपत्तियाँ और दायित्व क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये थे। फर्म का समापन हो गया और लेनदारों को प्रति रुपया 60 पैसे का भुगतान किया गया। वसूली पर हानि लाभ थी।
फर्म की संपत्तियाँ 40,000, फर्म का दायित्व 30,000, लेनदारों का भुगतान 30,000 का 60%। ठीक है, 60% क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर 18,000 लेनदारों का भुगतान हो जाएगा। वसूली पर लाभ 30,000 माइनस 18,000 12,000 बचेगा। फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट में से शो करना है। तो सन्ड्री एसेट्स 40,000, टू कैश लायबिलिटीज़ 18,000, फिर यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज़ 30,000 और कैश एसेट्स रियलाइज्ड हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो 12,000 का बचेगा। यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है तथा बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपीज़ है तो विक्रय की राशि क्या होगी? सकल हानि बिक्री का 1/4, बेचे गए माल की लागत 3,60,000, तो 1/4 कर लेंगे। विक्रय क्या है 100 मान लिया, ठीक, और हानि 100 का 1/4 25। तो लागत कितनी आती है? विक्रय प्लस हानि, सेल्स जितनी हुई है वो प्लस उसमें लॉस, तो यहाँ पर 125। तो जो सेल्स है वो 360,000 इंटू 100/125, 2,88,000। एक व्यवसाय का शुद्ध उधार विक्रय 1,75,000 रुपये था। देनदार आवर्त अनुपात 8 गुना है। वर्ष के अंत के देनदार प्रारंभ के देनदारों से 7,000 रुपये अधिक थे। प्रारंभ के देनदार होंगे, तो यहाँ पर देनदार आवर्त अनुपात उधार बिक्री को डिवाइड कर देंगे औसत देनदार से। औसत देनदार होते हैं ओपनिंग डेप्टर्स एंड प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स को डिवाइड कर दो 2 से। माना प्रारंभ देनदार क्या है? यू 8 = 175,000 यू प्लस 7,000 अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि 2u हो जाएगा, 175 इंटू 2u अपॉन 7,000। तो हमारे कैलकुलेशंस करके 18,375 आ जाएगा आंसर। एक एकाकी व्यापारी ने वर्ष के दौरान 10,000 रुपये की नई पूंजी लगाई तथा उसका आहरण 4,000 रुपये था। यदि वर्ष का लाभ 3,000 रुपीज़ तथा पूंजी खाते का अंतिम शेष 40,000 रुपये है तो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी खाते का शेष क्या होगा? इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन देखनी होगी। पूंजी का अंतिम शेष क्या है? 40,000। ड्राइंग्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे 44। फिर न्यू कैपिटल हो जाएगी 10,000 माइनस, तो यहाँ 34 रह जाएगा। प्रॉफिट कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर 31,000। फिर दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लॉस हो जाएगा 5 से, तो इसको यहाँ पर हमने तो कैसे? ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेजेस 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20, क्लोजिंग स्टॉक 7, तो बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 28,000 हो जाएगा। यहाँ पर निर्माणी लागत में आग से जलने के कारण सामग्री की हानि नहीं दर्शाया जाता क्योंकि एक असामान्य हानि है। प्रीडिमांडरी एक्सपेंसेस आर शॉन ऑन, प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में। तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक व्ययों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि ये क्या है कि संपत्ति के पक्ष में दिखाया जाता है। ये एक फिक्टिशियस संपत्ति होती है, इसे कुछ वर्षों के दौरान धीरे धीरे चिट्ठे से अपलिखित कर देते हैं। ख्याति को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभानी खाते में। तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति क्या है? एक एसेट होती है, इसे हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम्स 8,000, 25% अबव कॉस्ट। इसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक 8,000। तो यहाँ पर क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो बिक्री मूल्य की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन
एवरेज स्टॉक। तो बिक्री मूल्य की लागत हमारे पास है नहीं, तो हम 6 इक्वल टू अपॉन 8,000 रख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड है 6 इंटू 8,000 48,000 12,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एक कंपनी आंकड़ों में छल के प्रदर्शन कला की नीति का अपना सकती है, जैसे कि स्टॉक मूल्यांकन द्वारा, वस्तु क्रय के दायित्व को छोड़ देने द्वारा, अल्पकालीन दायित्व को दीर्घकालीन ऋण मानने द्वारा, अगले वर्ष से संबंधित पेशगी में प्राप्त रोकड़ के लेखे के द्वारा। तो यहाँ पर है, इसमें हमें जो कोड का चयन करना है कि पहला ऑप्शन सही है या दोनों दो सही है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर प्रदर्शन कला को प्रकटन की परिपाटी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। बैलेंस शीट ऑफ एन इंडियन कंपनी शुड शो बाय वे ऑफ नोट्स द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज़। एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित संभावित दायित्वों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, आंशिक रूप से दत्त अंशों पर अयाचित दायित्व, निश्चित संचयी लाभांश का बकाया शेष, या सभी। तो एक भारतीय कंपनी चिट्ठे में दायित्वों के नोट के रूप में दिखाया जाता है किसको? कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और मामला न्यायालय के अंतर्गत है, संभावित दायित्व को नोट के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा लेखांकन के प्रकटीकरण परंपरा के अनुसार है, जिसके अनुसार सूचनाएं सही एवं उचित रूप से विधि सम्मत तरीके से प्रकट की जानी चाहिए। आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? केवल संपत्ति की स्थिति, केवल दायित्व की स्थिति, नकद की स्थिति, वित्तीय स्थिति। तो जो आर्थिक चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट होती है, वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, राइट। आर्थिक चिट्ठे से आशय से विवरण पत्र से है, जो एक निर्धारित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। ये व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण है, जिसमें उनका वर्गीकरण करके विशेष क्रम में लिखा जाता है। इसके दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। उचंत खाता दर्शाता है, सस्पेंस अकाउंट इज शॉन इन ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नॉट शॉन आने व्यय कहीं भी नहीं दर्शाया जाता। जब तलपट के सी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है उचंत खाता। उचंत खाता होता क्या है? सस्पेंस अकाउंट। जब तलपट के दोनों योग बराबर ना हो और अंतिम खाता तैयार करना आवश्यक हो, तो कुछ समय के लिए एक अंतरीय रकम को उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इस खाते का डेबिट शेयर चिट्ठे में संपत्ति की ओर तथा क्रेडिट शेयर दायित्व की ओर दिखाया जाता है। एक ग्राहक के लौटे हुए अनादृत चेक की प्रविष्टि होगी क्रय वापसी बही में, विक्रय वापसी बही में, 3 खाते वाली रोकड़ बही में, जर्नल पेपर में। तो यहाँ पर क्या है? जर्नल पेपर या प्रमुख जर्नल में वे लेन देन लिखे जाते हैं जो अन्य बुक जैसे क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय तथा क्रय वापसी बही आदि में नहीं लिखे जाते हैं। जर्नल प्रॉपर पेपर में मुख्यतः निम्न प्रविष्टि होती है: प्रारंभिक तथा अंतिम लेखे, ठीक है, समायोजन प्रविष्टियाँ, अनादृत बैंक की प्रविष्टि, संशोधन लेखे आदि। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू द, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है। आय व्यय खाते में आय व्यय खाते में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या है कि जो दान है ना, डोनेशंस हैं, उन्हें दायित्व पक्ष में ले जाया जाएगा। क्यों? सामान्य प्राप्त दान की राशि आय व्यय खाते क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आय के एक प्रमुख स्रोत है। परंतु यदि संस्था को दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है तो उसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल क्रय वापसी, बिके हुए माल की लागत, प्रारंभिक रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विक्रय मूल्य इक्वल होता है सकल लाभ प्लस आरंभिक रहतिया, शुद्ध क्रय, प्रत्यक्ष व्यय माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का।
एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ। कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है मार्केट वैल्यू पर परमानेंस, ठीक है। बुक वैल्यू नन ऑफ द अबाव। आर्थिक चिट्ठे के बी परमानेंस स्थायित्व के अनुसार कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है। आर्थिक चिट्ठे से आशय ऐसे विवरण से है जो एक निर्धारित तिथि जैसे 31 दिसंबर या 31 मार्च पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। संपत्तियों एवं दायित्वों को निम्न दो विधियों में से किसी एक विधि से क्रमबद्ध किया जाता है। ये निम्न है: द्रव्यता या तरलता के क्रम में, स्थायित्व के क्रम में। अतः विकल्प के अनुसार कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को दायित्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस सम्मिलित नहीं होता है। ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान अल्प अवधि या अगले 12 महीनों में करना होता है उसे चालू दायित्व कहते हैं, जैसे देय बिल, लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, अदत्त व्यय तथा अनुपार्जित आय, अयाचित लाभांश आदि। शुद्ध क्रय 72,000, विक्रय 76,000, विक्रय वापसी 6,000, विक्रीत माल की लागत 60,000, सकल लाभ की राशि होगी 10,000। तो 10,000 कैसे होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, बाय सेल्स 76,000, सेल्स रिटर्न 6,000, इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे तो 70,000 हमारा रह जाएगा बैलेंस। फिर यहाँ पर 60 हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 70 से 60 माइनस करो 10,000। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या है कि ए ऑप्शन हमारा सही है। शुद्ध लाभ प्लस परिचालन व्यय प्लस विक्रीत माल की लागत इक्वल होता है सेल्स के। ये फॉर्मूला हमें अभी भी किया था दूसरे क्वेश्चंस में, ठीक है। यदि विक्रय में 14,900 रुपीज़ है, लागत लाभ 3,300 है, शुद्ध हानि 500 है, तो परिचालन व्यय होंगे 2,800, 3,800, 11,100, 11,600। सकल लाभ परिचालन व्यय शुद्ध लाभ हानि, सकल लाभ परिचालन व्यय माइनस शुद्ध हानि 3,300 इक्वल हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस लॉस। तो यहाँ पर 3,300 में 500 ऐड हो जाएगा, 3,800 आंसर आएगा। दिया है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, स्टॉक वेलोसिटी, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। कैलकुलेशंस देख लीजिए। लागत है 100। हम जब हमारे पास लागत नहीं होती हम उसे 100 मान लेते हैं, तो लाभ हो जाएगा उसका जितना परसेंट दिया हुआ है, सेल्स हो जाएगा दोनों को मिलाकर। फिर यहाँ पर लागत हमें निकालें 2 लाख 100/100 + 25, तो ये 160,000। स्टॉक गति एवरेज स्टॉक अपॉन विक्रय माल की लागत इंटू 12, स्टॉक गति इंटू विक्रय माल की लागत अपॉन 12, 160, 3/12, 40,000। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा कैलकुलेशंस करके 39,000। सेक्स की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 39 + 2 41, 160 में 41 ऐड करेंगे, 39 माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 162 आ जाएगा। यदि संचालकों में कोष 42,000 हो, प्लांट व मशीनरी पर ह्रास 42,000 इक्वल हो जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस 5,000, नेट प्रॉफिट इक्वल 42 माइनस 5, 37,000। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 46,000, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर 1,26,000, amount regarded as collection from the customers at the end of the year decreases by 4,940 as compared to the collectible। तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर क्या होगा, उधार बिक्री ग्राहकों से वसूली प्रारंभ में वसूली योग्य रकम माइनस कर देंगे अंत में वसूली योग्य रकम प्लस ऋण 1,26,000 माइनस 4,940 प्लस 1,300 122 360। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे क्वेश्चंस जो फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस थे, वो हमने आज कर लिए हैं। तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आप प्लीज़ बने रहिए वीडियोस के साथ में, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और शेयर करिए प्लीज़। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, पीजी वाले हैं, क्योंकि जैसे एमकॉम है तो उसमें सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको भी हेल्प करेंगे ये टॉपिक्स। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच।